नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अभी तक रक्त और परिसंचरण तंत्र टॉपिक के अंतर्गत जो है हार्ट की फंक्शनिंग हम लोग देख रहे थे। तो उसमें हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो हृदय के विषय में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जितनी होनी चाहिए उतना हम लोग पढ़ चुके हैं कि रक्त हृदय होता क्या है, कहाँ पर स्थिति होती है इसकी, ये कैसे फंक्शन करता है, ये सभी चर्चाएं हो चुकी हैं, या ये कैसे धड़कता है, ये सभी हो चुका है। अब इस टॉपिक के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो रक्त दाब है, यानी ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो हृदय द्वारा रक्त की धमनियों पर जो दबाव डाला जाता है वही क्या है, वही हमारा रक्तदाब है। अब देखिए, अगर रक्त दबाव की बात की जाए तो यह दो स्थितियों में होता है। एक सिस्टोलिक स्थिति है और दूसरा जो है वो डायस्टोलिक स्थिति है। अब देखिए, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, सिकुड़ने का मतलब जब ये जो है ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर में पंप करता है तभी ये सिकुड़ता है। तो सिकुड़ते वक्त क्या होता है कि रक्त का दबाव जो है वो धमनियों पर ज़्यादा होता है। रक्त का दबाव क्या होता है, ज़्यादा होता है धमनियों पर, ठीक। और यह जो है सिकुड़ने के समय की अवस्था है, यानी इस समय जो हमारा हृदय है वो जो है पूरे शरीर में जो है रक्त को पंप करता है। और वहीं अगर डायस्टोलिक की बात करें तो ये जो है यहाँ पर रक्त का दबाव सिस्टोलिक की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होता है। और यह जो है हृदय के फैलने के समय की अवस्था है। फैलने के समय की अवस्था है। ये हो गया सिस्टोल और डायस्टोल। और अगर आदर्श स्थिति की बात करें तो 120/80 mmHg जो है यह आदर्श रक्त दबाव की स्थिति है। ये है आदर्श रक्त दबाव की स्थिति। जहाँ पर जो ये 120 है ये जो है सिस्टोल को दर्शाता है और जो 80 है ये डायस्टोल को दर्शाता है। ये रक्त दबाव से संबंधित ये बातें हुई। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे रक्त प्रवाह में जब बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बाधा का मतलब यहाँ पर जो है वो बीपी की समस्या से है। बीपी में जो है यानी ब्लड प्रेशर में दो तरीके की समस्याएं आती हैं। उनमें जो सबसे पहला है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तदाब, ठीक। अगर हाइपरटेंशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा रक्त है वो हमारे शरीर में या हमारी धमनियों में बहुत तेज़ी के साथ सर्कुलेट होता है। ये जो है ब्लड प्रेशर में एक अनियमितता है। अगर इसमें बात की जाए तो हाइपरटेंशन में जो हमारा सिस्टोल है, जो सिस्टोलिक स्टेज है वो मोर देन 120 हो जाती है।
या मोर देन 140 कर लीजिए, यानी कि अगर सिस्टोलिक कंडीशन में अगर रक्त का दबाव 140 से जो है ज़्यादा हो जाए तब क्या होता है, ये उच्च रक्तदाब पाया जाता है। और यहाँ पे जो डायस्टोल की स्थिति होती है, डायस्टोलिक की जो स्थिति होती है वो मोर देन 90 हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो, जैसे मैंने आदर्श स्थिति क्या बताई कि 120/80, ठीक। लेकिन जब जिसको बीपी की समस्याएं होती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सिस्टोलिक स्थिति है वो 140 से ज़्यादा हो जाती है और जो डायस्टोलिक की स्थिति है वो मोर देन 90 mmHg हो जाती है ना, यानी कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmHg ये हो गया। ये उच्च रक्तदाब से संबंधित स्थिति है। उच्च रक्तदाब उतना खतरनाक नहीं होता, वैसे तो ये अनियमितता है तो जाहिर सी बात है कि ये बीमारी है, तो ये एक तरीके की समस्या है। लेकिन यह जो है निम्न रक्तदाब की तुलना में, यानी जिसको हम लोग गांव में लो बीपी बोलते हैं, लो बीपी की तुलना में जो है ये कम खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि जो है हमारा जो हार्ट है वो उच्च रक्तदाब सहन करने की क्षमता रखता है। जैसे डे टू डे लाइफ में जैसे हम लोग जब दौड़ भाग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो तेज़ी से सर्कुलेट होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारा जो हार्ट है वो एक सीमा तक जो है हाई बीपी को जो है सहन कर सकता है। आइए पहले दूसरा देखते तब बात करते हैं। जो अगला है वो है हाइपोटेंशन। इसको बोलते हैं निम्न रक्तदाब। अब इसमें क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो इसमें जो सिस्टोलिक स्थिति होती है ये लेस देन 110 हो जाती है, तथा जो डायस्टोलिक स्थिति है वो लेस देन 70 हो जाती है। अब देखिए जो सिस्टोलिक स्थिति, यानी जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है उस समय क्या हो जाती है, ये 110 यानी कि 110 mmHg हो जाती है, और डायस्टोलिक के समय ये जो है 70 mmHg हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जैसे अगर लो बीपी हो गया तो जो शरीर के अंग हैं वो धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। तो इस वजह से जो है ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आदमी जिस स्थिति में होता है वो जो है धीरे धीरे बेहोशी की स्थिति में पहुंचने लगता है जब निम्न रक्तदाब होता है। वहीं जब आदमी जो है उच्च रक्तदाब से ग्रसित होता है, यानी कि अगर उसकी सिस्टोलिक स्थिति 140 से ज़्यादा हो जाए और डायस्टोलिक स्थिति 90 से ज़्यादा हो जाए, तब क्या होता है कि आदमी को जो है गुस्सा आने लगता है, या एक तरीके से ये कह लीजिए कि जो क्रोध है वो बहुत ज़्यादा इसमें आता है, और आदमी अपना जो है धैर्य वो खो देता है। देखिए, और यहाँ पे जो एक बात जानने वाली बात है, जिसको उच्च रक्तदाब की समस्या होती है तो उसको ये कहा जाता है कि वो नमक वगैरह कम खाए, क्योंकि जो नमक है, साल्ट है, वो बीपी को बढ़ाता है। वहीं जो निम्न रक्तदाब से ग्रसित है उसको ये कहा जाता है कि नमक का सेवन वो थोड़ा ज़्यादा करे अपेक्षाकृत। इससे क्या होता है कि ये जो है शरीर में जो है उत्तेजना को बढ़ाता है और बीपी को भी जो है वो एक तरीके से रफ्तार देता है। ठीक, तो ये है ब्लड प्रेशर में, बस इतना ही है। अब जो हम लोग आगे बात करेंगे वो है कुछ महत्वपूर्ण जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि रुधिर वाहिकाएं हैं, हम लोग उनके विषय में पढ़ लेते हैं। जैसे कौन सी धमनी है या कौन सा सिरा है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है सीधे सीधे, हम लोग उसके विषय में पढ़ लेते हैं।
some important blood vessels of our body. ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाओं का मतलब ये हो गया कि जिसमें रुधिर बहता है, ठीक है। अब इसमें अगर सबसे पहले बात करें, इससे तो आप परिचित ही होंगे, ऑर्टा है। ये क्या करती है? इसको हिंदी में महाधमनी बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो वो ऑर्टा के नाम से आता है। तो ये क्या करती है? ये शुद्ध रक्त की आपूर्ति क्या करती है? हमारे शरीर में करती है ना, शुद्ध रक्त की आपूर्ति शरीर को करती है, हमारे शरीर को करती है। ये हो गया। अब अगर दूसरी इंपॉर्टेंट धमनी की बात करें तो वो है कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो यह क्या करती है कि यह जो शुद्ध रक्त की आपूर्ति है, शुद्ध रक्त की आपूर्ति हृदय की मांसपेशियों को करती है। हमारा हृदय भी तो जो है एक तरीके से कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है या ऊतकों से मिलकर बना हुआ है। तो जो कोरोनरी आर्टरी है वो जो है शुद्ध रक्त की आपूर्ति हृदय की कोशिकाओं को करती है, हृदय के ऊतकों को करती है, ठीक है। शुद्ध रक्त का मतलब यही हुआ कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है। अब अगर हम लोग अगले आर्टरी की बात करें तो वो है कैरोटिड आर्टरी। अगर इसकी बात करें तो ये जो है, यह शुद्ध रक्त की आपूर्ति जो है, शुद्ध रक्त की आपूर्ति मस्तिष्क को करती है। मस्तिष्क को करती है, ठीक। एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कैरोटिड आर्टरी का काम क्या है, तो इसका जवाब यही है कि यह शुद्ध रक्त की आपूर्ति मस्तिष्क को करती है। यहाँ पर जो मस्तिष्क से संबंधित फैक्ट है कि जो हमारा मस्तिष्क है ये हमारे शरीर का 20% ऑक्सीजन अकेले यूज करता है। यानी जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से 20% ऑक्सीजन अकेले ही मस्तिष्क ये यूज कर लेता है, उपयोग करता है। अब देखिए, अगर कैरोटिड आर्टरी में कोई समस्या हो जाए तो आदमी एक समस्या से ग्रसित हो जाता है जिसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। अगर शुद्ध रक्त की आपूर्ति हमारे मस्तिष्क को ना हो पाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। इसी को जो है लकवा भी कहते हैं। तो ये ध्यान दिए रहिएगा, याद कर लीजिए कि अगर कैरोटिड आर्टरी, पहली बात तो कैरोटिड आर्टरी जो है ये शुद्ध रक्त की आपूर्ति मस्तिष्क को करती है, और मस्तिष्क अकेले ही जो है जितना हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसका 20% मस्तिष्क अकेले यूज करता है। अगर कैरोटिड आर्टरी में जो रक्त का परिसंचरण है अगर उसमें बाधा उत्पन्न हुई तो क्या होता है? ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिसे जो है लकवा भी कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो हमारी अगली आर्टरी है वो है रीनल आर्टरी। ये क्या करती है? इसको हिंदी में भी रीनल आर्टरी या रीनल धमनी ही बोलेंगे। ये क्या करती है कि शुद्ध रक्त की आपूर्ति किसको करती है? गुर्दे को या किडनी को करती है। शुद्ध रक्त की आपूर्ति किडनी को, KIDNEY,
किडनी या गुर्दे को करती है। ठीक, इसके बाद जो आर्टरी है वो है मिसेंट्रिक आर्टरी। इसको हिंदी में भी मिसेंट्रिक आर्टरी ही बोलेंगे। ये शुद्ध रक्त की आपूर्ति जो है आहार नाल को करती है। ठीक, ये हो गया। अब जो अगली आर्टरी है वो ऑक्सिलरी आर्टरी है। इसी में जो है ऑक्सिलरी आर्टरी में ही जो ब्लड प्रेशर है यानी कि बीपी जो है इसी आर्टरी में मापा जाता है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। इसको याद करने के लिए ध्यान दिए रहिए कि रीनल है, रीनल आप यूरिनल से समझिए, यूरिनल को जो है फिल्टर कौन करता है, किडनी करता है, तो रीनल से जो है किडनी याद कर लीजिएगा। ऑक्सिलरी सहायक आर्टरी है, ये बीपी की समस्या को जो है या बीपी जो है इसी आर्टरी में मापा जाता है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अब बात करते हैं वेन की, बात कर लेते हैं या सिराओं की बात कर लेते हैं। सुपीरियर वेना केवा, ये एक तरीके की सिरा है। ये क्या करती है कि हमारा जो ऊपर का सिस्टम है यहाँ से अशुद्ध रक्त को कहाँ लाती है, हृदय में लाती है। अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है। ठीक, इसके बाद जो है वो इन्फीरियर वेना केवा है। इन्फीरियर वेना केवा, ये इसके विषय में मैंने बताया कि कैसी है, ये सबसे बड़ी सिरा है ना, इन्फीरियर वेना केवा सबसे बड़ी ये सिरा है। ठीक, और ये अशुद्ध रक्त को हृदय में, ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये शरीर के ऊपरी भागों को, शरीर के जो भी ऊपरी भाग हैं, ऊपरी भाग का मतलब कि जो हमारे हार्ट के ऊपर जो भी है भाग हैं वहाँ से, जैसे इसके ऊपर जो है मस्तिष्क वगैरह हो गया, वहाँ से जो अशुद्ध रक्त आता है वो सुपीरियर वेना केवा के सहारे आता है। जो इन्फीरियर वेना केवा है वो शरीर के निचले हिस्सों से जो है, ये शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को, निचले हिस्से से रक्त को हृदय तक ले जाती है। निचले हिस्से से, या यही चीज़ यहाँ पे भी है कि अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है। अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है। अब देखिए, जो हार्ट से संबंधित जो अभी तक जो वनडे एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इसी से पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहले ऑर्टा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यह क्या करती है कि शुद्ध रक्त की आपूर्ति पूरे शरीर को करती है। ठीक, ऑर्टा के विषय में ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के विषय में मैंने बताया कि ये जो है हमारे हार्ट को जो है, हमारे हार्ट की जो कोशिकाएं हैं उनको शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। उसके बाद हम लोग कैरोटिड आर्टरी पढ़े। कैरोटिड आर्टरी में मैंने आपको ये बताया कि कैरोटिड आर्टरी जो हमारा मस्तिष्क है उसको शुद्ध रक्त की आपूर्ति कैरोटिड आर्टरी करती है या कैरोटिड धमनी करती है। उसी में मैंने बताया कि अगर जो है कैरोटिड आर्टरी के रास्ते में अगर कहीं बाधा उत्पन्न हो जाए, अगर शुद्ध रक्त हमारे मस्तिष्क तक ना पहुंच पाए तो वहाँ पे एक बीमारी हो जाती है जिसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं या लकवा बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि जिस भी भाग में होता है वो वहाँ उस तरफ के भाग को जो है वो पैरालाइज कर देता है, लकवा मार देता है। ठीक,
वो हो गया। उसके बाद हम लोग रीनल आर्टरी पढ़े। रीनल आर्टरी के विषय मैंने बताया कि ये जो है हमारे किडनी को जो है शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। उसके बाद मिसेंट्रिक आर्टरी है। मिसेंट्रिक आर्टरी हमारे आहार नाल को जो है शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। उसके बाद ऑक्सिलरी आर्टरी है। मैंने बताया कि जो हम लोग बीपी नपवाते हैं वो इसी ऑक्सिलरी आर्टरी में ही मापा जाता है, ठीक। उसके बाद सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा के विषय में मैंने बताया कि जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वहाँ से अशुद्ध रक्त की आपूर्ति किसको करती है, ये हृदय को करती है। जो इन्फीरियर वेना केवा है ये सबसे बड़ी सिरा कही जाती है, इन्फीरियर वेना केवा, और ये शरीर के निचले हिस्सों से अशुद्ध रक्त की आपूर्ति हृदय को करती है। अशुद्ध रक्त का मतलब यहाँ पे ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हो, ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी पढ़े हैं, यानी कि फुफ्फुसी धमनी और फुफ्फुसी सिरा। फुफ्फुसी धमनी क्या करती थी कि वो अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय से ले जाकर जो है फेफड़ों के पास तक ले जाती थी, ठीक, वो फुफ्फुसी धमनी का कार्य था। उसके बाद हम लोग फुफ्फुसी सिरा पढ़े थे। फुफ्फुसी सिरा जो है उसमें क्या था कि वो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती थी, ठीक। तो धमनी और सिराओं के संदर्भ में ये इतना था। और जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा हार्ट है वो सिकुड़ता फैलता है, ठीक, तो सिकुड़ने फैलाने का काम, या जिसको हम लोग दिल का धड़कना बोलते हैं, वो किसके कारण होता है, वो जो है सैन एक मैंने बताया था जिसको सिनो आर्टेरियल नोड बोलते थे, यानी कि सिरा आलिंद पर्व। तो वो क्या करता था, उसको जो है पेसमेकर कहते थे, वही जो है सिकोड़ने और फैलाने के लिए जिम्मेदार था। वो आवेश उत्पन्न करता था, उसी आवेश की वजह से हमारा हार्ट जो है वो पंप करता था। कभी कभी क्या होता है कि सैन खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कृत्रिम पेसमेकर लगवाते हैं जिसमें लिथियम आयन बैटरी का उपयोग होता है। ये हम लोग पढ़े थे। और जो है इन सभी बिंदुओं पर चर्चा। उसके बाद हम लोग बीपी पढ़े। बीपी में मैंने बताया कि जो बीपी की आदर्श स्थिति है वो 120 सिस्टोलिक पे है और 80 जो है वो डायस्टोलिक पे है। सिस्टोलिक में ये बताया कि सिस्टोलिक जो होता है वो जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, सिकुड़ने के समय की अवस्था, उस समय रक्त का दबाव ज़्यादा तेज रहता है। और जो डायस्टोलिक स्थिति है उस समय हमारा हृदय क्या होता है कि फैलता रहता है, उस समय जो है धमनियों पर दबाव कम होता है, वो डायस्टोलिक था। उसके बाद हम लोग बीपी पढ़े। बीपी में जो है बीपी की समस्या पढ़े, बीपी में अनियमितता पढ़े। उसमें जो है पहला था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या था कि बीपी हमारा जो है बीपी का जो फ्लो होता है वो मोर देन 140 हो जाए सिस्टोलिक पे, और डायस्टोलिक पे मोर देन 90 हो जाए, तो वो बीपी की समस्या से ग्रसित हो जाता था, बीपी हाई हो जाता था उसका, जिसको हाइपरटेंशन बोलते थे। उसके बाद हम लोग हाइपोटेंशन पढ़े, जिसको हम लोग लो बीपी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सिस्टोलिक कंडीशन है वो 110 के जो है नीचे आ जाता है, और जो डायस्टोलिक है वो 70 के नीचे चला जाता है। तो ये है इतना। अब जो है हम लोग जब आगे वीडियोज़ में बात करेंगे तो उसमें हम लोग हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं, जैसे हृदय शूल हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, बाईपास सर्जरी हो गया, इन सभी तमाम बिंदुओं पर चर्चा जो हम लोग करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।